हेलो गार्गियंस, हेलो किडोज, क्या हाल चाल है तुम्हारे। आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर बच्चों। एंड सिंस मैं कुछ दिनों के लिए लीव पर हूँ तो मैंने सोचा कि उस छुट्टी को थोड़ा सा यूज़ करें, तुम्हारे लिए भी थोड़ा सा यूजफुल बनाया जाए। और देखो बैकलॉग ज़रूर ख़त्म करने हैं। यस, तो मैंने सोचा कि मैं असर्शन एंड रीज़न आपको करा देती हूँ। रिसेंटली बच्चों वी हैव फिनिश्ड लोकोमोशन एंड मूवमेंट, हमने अभी कुछ दिन पहले ख़त्म करा है। तो मैंने सोचा कि इसके मैं आपको क्वेश्चंस करा देती हूँ असर्शन एंड रीजन की, जिससे हमें बड़ा डर लगता है, हे भगवान असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस का क्या होगा। एंड सिमिलरली आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के भी इसी तरह का एक सेशन मिल जाएगा जहाँ पे आपको असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड द थिंग इज दैट कि जो मेरे साथ बच्चे नए जुड़े हैं जिन्होंने मेरा सेशन पहले कभी नहीं देखा, तो बच्चों असर्शन एंड रीजन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, वो ये होता है कि आपको असर्शन और रीज़न को कनेक्ट करना होता है। सबसे आसान जो असर्शन रीज़न होता है वो ये होता है कि आपका कोई एक स्टेटमेंट गलत हो जाए, ठीक है, या फिर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाती है ना, जब तब थोड़ी मुश्किल आती है कि ये इसके साथ कनेक्ट होता है या नहीं होता है। बट वी विल सी दैट टुडे। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुमने कौन सा बैकलॉग खत्म करा है और तुम्हें ये सेशन कैसा लगा। एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट तो बनता है यार। यस, चलो ओके, विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. Assertion is mechanism of muscle contraction is explained by sliding filament theory. Reason is बच्चे contraction of muscle fiber takes place by the sliding of thick filament over the thin filament. Now जो assertion है वो बिल्कुल ठीक है, जो आपका contraction होता है वो sliding filament theory से आप explain कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके ये filaments है वो slide हो रहे हैं, दे आर नॉट कंट्रैक्टिंग, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। बार बार हम ये वाली बात पढ़ते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वो क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे पर स्लाइड होते हैं। देखो यहाँ है स्लाइड हुए तो क्या कंट्रैक्शन हो रहा है ना, पास आ रही है तुम्हारी जेड लाइंस, कंट्रैक्शन हो रहा है ना, राइट। सो दिस इज तो एब्सोल्युटली ट्रू, ये तो बिल्कुल सही है। कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ थिक फिलामेंट ओवर थिन फिलामेंट, नहीं होता, उल्टा होता है। द थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर द थिक फिलामेंट। यस बच्चों, थिन वाला स्लाइड करता है थिक के ऊपर, थिक स्लाइड नहीं करता थिन के ऊपर। तो यहाँ पे होगी गड़बड़, ये हो गई गड़बड़, ये हो गया गलत, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? If both assertion and reason are true and the reason is correct explanation, no. If both assertion and reason are true, ये तो दोनों हमारे हुए नहीं, ठीक है। अब क्या है, if assertion is true but the reason is false, reason तो तुम्हारा गलत है, assertion ही ठीक है बस। Moving on to the second one. Red muscles depend on anaerobic process for energy, ठीक है, yes. Reason क्या है, red muscles have few numbers of mitochondria in them। भाई ये बोल रहे हैं कि अब देखो बच्चा इसको कनेक्ट कर सकता है। अगर आपको यही नहीं पता, इफ़ यू डोंट नो कि रेड मसल्स में एनारोबिक प्रोसेस होता है या एरोबिक प्रोसेस होता है, तो आप इसको कनेक्ट कर जाओगे। तुम सोचोगे अच्छा रेड मसल्स इनमें एनारोबिक प्रोसेस हो रहा है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कम है। नेचुरली अगर माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो एनारोबिक प्रोसेस होगा, है ना। लेकिन बच्चे वो वाइट मसल्स होते हैं जिसमें एनारोबिक प्रोसेस होता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होता है। रेड मसल्स के पास तो बहुत सारा तुम्हारा मायोग्लोबिन होता है, ठीक है, क्या होता है, मायोग्लोबिन होता है, विच इज गोइंग टू स्टोर द ऑक्सीजन। तो इनके पास तो मायोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है, अगर इसके पास मायोग्लोबिन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो एनारोबिक क्यों करेगा यार, एरोबिक करेगा। इसलिए द रेड मसल्स दे हैव फ्यू नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ, दे आर हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दे हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट इज एरोबिक। ओके, तो दोनों ही गलत हो गए अपने। इस तरह का क्वेश्चन तो बड़ा मस्त बन जाता है, ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। नाउ थर्ड, द मायोसिन रिच जोन कॉल्ड ए बैंड मेंटेन्स its length during sarcomere contraction. Okay, the length of myosin filament remains the same during muscle contraction while that of actin filament decreases. Let us take a look at the assertion. बोल रहे हैं कि मायोसिन रिच जो जोन होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ए बैंड बोलते हैं। वो अपना लेंथ मेंटेन करता है भाई, जब सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, जब आपकी जेड लाइंस को भी तुम पुल कर रहे हो तो वो तो अपना लेंथ मेंटेन करता है, विच इज ट्रू, ठीक है, विच इज एब्सोल्युटली राइट, वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन द लेंथ ऑफ मायोसिन फिलामेंट रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन while that of actin filament decreases. मायोसिन, एक्टिन
दोनों में से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, दोनों की लेंथ बच्चों सेम रहती है, दे रिमेन कांस्टेंट। रिमेंबर, वो बस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, राइट। स्लाइड करेंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, रिलैक्स करेंगे वापस चले जाएंगे। सो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, ना ही एक्टिन ना ही मायोसिन। सो अपना आंसर क्या हो जाएगा? आवर आंसर विल बी, असर्शन तो सही है लेकिन रीजन में हो गई गड़बड़, है ना, रीजन में हो गई गड़बड़। तो विल से द असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज, assertion है, the portion of the myofibril between two successive Z lines is considered as the functional unit of contraction called sarcomere. Okay, during contraction, I band, this is I band. During contraction, the I bands they get reduced, whereas A bands retain their length, thereby causing shortening of the sarcomere. अब भाई देखते हैं, द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन, दैट इज सार्कोमियर। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है बच्चे। ड्यूरिंग कंट्रैक्शन आई बैंड आपका रिड्यूस हो जाता है, ये भी सही है, ठीक है। पुल करते हैं हम, जेड को पुल करेंगे, पास आएगा तो आई भी आपका कम होता जाएगा, राइट, इफ़ यू रिमेंबर। उसकी वजह से आपका क्या है, वेयर एज द ए बैंड रिटेन द लेंथ। ये जो आपका ए बैंड होता है, अगर मैं यहाँ पे बना दूँ आपको, इफ़ आई मेक दिस, ये थे आपके थिक फिलामेंट्स, ये थे आपके थिन फिलामेंट्स। यू रिमेंबर दिस जेड लाइन, है ना, जेड लाइन। तो ये क्या था, ये था तुम्हारा ए बैंड, सॉरी आई बैंड, ये था तुम्हारा ए बैंड, करेक्ट। अब जो आई है वो तो रिड्यूस हो जाता है बच्चों, क्योंकि दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, यस। यहाँ पे भी तुम्हारे एक्टिन लगे हुए हैं, यहाँ पे भी लगे हुए हैं, तो ये तो कम हो जाता है, ये बिल्कुल सेम रहता है क्योंकि इसके ऊपर तो स्लाइडिंग हो रही है, ये तो कम नहीं होता, है ना, दैट इज वाई। लेकिन अब दोनों सही तो हैं, दोनों सही तो हैं, बट क्या ये इसका सही रीज़न है? देखते हैं। अब यहाँ पे बिकॉज लगा के देखिए, ठीक है, लगा के देखिए, बिकॉज लगा के देखिए, सिंस ऐसे करके, द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइंस इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमेयर बिकॉज ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। बच्चों उसको सार्कोमेयर इसलिए थोड़ी ना बोलते हैं क्योंकि कंट्रैक्शन होता है और आई बैंड आपका रिड्यूस हो जाता है, ए बैंड आपका रिड्यूस नहीं होता, इसलिए हम उसको सार्कोमेयर नहीं बोल रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। तो दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यू विल से कि करेक्ट आंसर इज बी। जब दोनों चीज़ें सेम हो जा, मतलब सही हो जाती ना, तब असर्शन एंड रीजनिंग को करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट द लॉजिक इज कि आप लगाएंगे बिकॉज, ठीक है, सिंस, इस तरह से कनेक्ट कर रहा है। ये दोनों बातें कनेक्ट हो ही नहीं रही हैं, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, अ पर्सन अंडरगोज फैटीग वेरी सून ड्यूरिंग एक्सरसाइज, मसल फाइबर अंडरगोज ऑक्सीजन डेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। नाउ इस क्वेश्चन को समझने के लिए वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑक्सीजन डेट। ऑक्सीजन डेट बच्चों वो होता है, अच्छा पहले हम असर्शन देख लेते हैं। ए पर्सन अंडरगोज फटीग वेरी सून ड्यूरिंग एक्सरसाइज, उसका कारण इन्होंने लिखा हुआ है ऑक्सीजन डेट। देखिए, एक इंसान अगर एक्सरसाइज कर रहा है तो वो क्यों जल्दी थक जाएगा? बिकॉज उसको मतलब उसको ऑक्सीजन इतना नहीं मिल रहा है। अब आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ रहा है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड उसकी वजह से बच्चों आपको फटीग महसूस होता है। सो द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड will lead to fatigue. It is not because of the oxygen debt. Now what is oxygen debt? जरा ध्यान से सुनो। ऑक्सीजन डेट इज जब आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, ठीक है, आप वो एक्सरसाइज कर रहे थे, बैठ के जब आप जल्दी जल्दी से सांसें लेते हो ना, आप और ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डेट। उसकी वजह से थोड़े ना तुम्हारी बॉडी में फटीग हो रहा है, तुम्हारी बॉडी में फटीग तो हो रहा है लैक्टिक एसिड की वजह से, तुम्हें पहले ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था इसकी वजह से। ऑक्सीजन डेट क्या है? व्हेन यू आर कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ताकि आप कंपनसेट कर सके वो जो ऑक्सीजन कम रहेगी थी, उसको ऑक्सीजन डेट बोलते हैं। उसकी वजह से दर्दें नहीं होती, दर्दें होती हैं क्योंकि आपको जब आप एक्सरसाइज करते हो यू नीड अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, उतना मिल नहीं रहा, उसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनेगा और फटीग हो जाएगा। तो बच्चे आंसर क्या होगा? आंसर विल बी दैट दे आर ट्रू, ठीक है, दिस इज ट्रू कि मसल आपका अंडरगो करता है ऑक्सीजन डेट
लेकिन इसका कारण नहीं है, इसका कारण मैंने लिख दिया है. सो इफ बोथ assertion and reason are true but not the correct explanation is the correct answer. Moving on to the next one. ठीक है, अगले पे चलते हैं. ओके, अगला क्या है? नेक्स्ट वी हैव assertion, the phase of muscle contraction occurs when myosin binds and release actin. जब मायोसिन बाइंड कर जाता है एक्टिन को, खींच लेता है, रिलीज करता है, बाइंड करता है, खींच लेता है, रिलीज करता है. तो मसल कंट्रैक्शन तो तभी हो रहा है. ये बात तो सही है, ये बात तो सही है. मसल कंट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विया मोटर न्यूरॉन. ये गलत हो गया. क्यों गलत हो गया? क्योंकि वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नहीं होता, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एक एक लाइन को बड़े ध्यान से आप एनसीईआरटी की पढ़ेंगे. सो दिस इज बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज़ नॉट पेरिफेरल. अपना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ये तो सही है, ये गलत हो गया. तो आंसर इज गोइंग टू बी सी इज द आंसर. नेक्स्ट यू हैव विसरल मसल्स आर स्मूथ इन अपीयरेंस. ये बात सही है. जो आपके विसरल मसल्स होते हैं इनवॉलेंट्री होते हैं, स्मूथ इन अपीयरेंस होते हैं. ठीक है, यस, ये बात तो सही है. लेकिन मैनी मसल सेल असेंबल इन अ ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म विसरल मसल्स. पहली बात तो ये जो तुम्हारा स्टेटमेंट है ये सही है या नहीं है वो देखना. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भाई कारण ठीक है या नहीं है. नाउ इट इज़ नॉट द विसरल मसल्स और द स्मूथ मसल्स जो आपके ब्रांचिंग करते हैं. ब्रांचिंग कौन करता है? ब्रांचिंग करते हैं बच्चों आपके कार्डियक मसल्स. ठीक है, कार्डियक मसल्स करते हैं ब्रांचिंग. इट इज़ नॉट द विसरल और द स्मूथ मसल्स. तो ये भी गलत हो गया. सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी, आपका assertion ठीक है बट आपका जो रीजन है दैट इज फॉल्स, एब्सोल्युटली फॉल्स है. The joint between atlas and axis is an example of gliding joint. ठीक है, अब ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ आता है सबसे पहले याद रखो. या फिर सबसे पहले आप ये सोचो कि एटलस और एक्सिस में मैम ने कौन सा जॉइंट बनाया था? पिवट जॉइंट बनाया था. ठीक है, जो पहली वर्टिब्री है और जो दूसरी वर्टिब्री है आपकी, उसके बीच में मैंने क्या बताया था? पिवट जॉइंट नहीं, नो वाला जो मूवमेंट था, है ना. तो ये तो गलत हो गया. ग्लाइडिंग जॉइंट अलाउज मूवमेंट प्राइमरली इन वन प्लेन. अब याद करो कि ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ होता था? कार्पल्स और टार्सल्स में होता था ग्लाइडिंग जॉइंट, है ना. कार्पल्स और टार्सल्स में होता था. अब आपने कार्पल्स और टार्सल्स को, कार्पल्स को तो तुम देख लो ना, टार्सल्स अब मैं वो दिखा नहीं सकती तुम्हें. ये देखो, ऐसे एंड ऐसे. ठीक है बच्चे, तो एक प्लेन में नहीं है, दो प्लेन में है. बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड, back and forth and side to side. So it is not in one plane, it is in two planes. तो आंसर क्या हो जाएगा? Both assertion and reason are false. ये भी गलत, ये भी गलत. एटलस एंड एक्सिस के बीच में कौन सा होता है? पिवट जॉइंट होता है, पिवट जॉइंट. और इसका वन नहीं, टू प्लेन्स यू हैव. मैंने अभी बताया भी तुम्हें, ऐसे और ऐसे, है ना. प्रैक्टिकली हो गया. द क्रेनियम एंड कार्पल आर पार्ट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन. क्रेनियम जो तुम्हारा ब्रेन बॉक्स है, दैट एंड द कार्पल्स रिस्ट वाले आर पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन. देखो जो तुम्हारा एक्सियल स्केलेटन होता है वो जो बीच में आ रहा है, मैंने बोला ना बीच में एक, तुम दिस इज यू, ये आप हो, यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन खींच दो, इसको जो जो टच करके जाएगा तुम्हारा स्केलेटन वो है तुम्हारा, दैट इज योर एक्सियल. तो एक्सियल में कार्पल्स तो कहाँ से आ गए? ये तो नहीं टच करेगा इमेजिनरी लाइन को, ये तो नहीं टच करेगा. दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सियल, दिस इज अ पार्ट ऑफ एपेंडिकुलर. ये किसका पार्ट है? कार्पल्स एपेंडिकुलर का पार्ट है, क्रेनियम है एक्सियल का पार्ट. ये स्टेटमेंट गलत हो गया, हमें एक बात तो पता चल गया. बोथ कार्पल्स एंड क्रेनियम हैव 14 बोन्स ईच. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात थी जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी ना, कि ये ऑब्जर्वेशन कितना इंटरेस्टिंग है. कार्पल्स एंड क्रेनियम के पास 14 बोन्स तो नहीं होती, लेकिन दोनों के पास 8 बोन्स ज़रूर होती है. सेम बोन्स नंबर दोनों के पास होता है. सो दोनों स्टेटमेंट हो गई गलत और आंसर आ गया assertion and reason are false. अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन. 10 क्वेश्चंस मुझे करवाने थे तुम्हें. Fibrous joint play a significant role in locomotion. Fibrous joint have fluid-filled cavity between the articulated surfaces of the two bones. Fibrous joint वो होते हैं जो आपका कोई फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं, सूचर्स बनाते हैं, इफ यू रिमेंबर. ठीक है. एंड देयर इज नो मूवमेंट बच्चों, नो मूवमेंट. आपके स्कल में होता है,
ठीक है, कहाँ होते हैं आपके स्कल के जो बोन्स हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं, विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस जॉइंट, दे आर जॉइंट विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब वहाँ कोई मूवमेंट नहीं होता, ये स्टेटमेंट तो तुम्हारा गलत हो गया। ओके, फाइब्रस जॉइंट है फ्लूइड फिल्ड कैविटी नहीं, ये तो मैंने अभी बताया कि दे आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने। तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी कहाँ मिलती है आपको, वो मिलती है आपको सिनोवियल जॉइंट में। ये किसकी बात कर रहे हैं, सिनोवियल जॉइंट की बात कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी डी। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, और मुझे ज़रूर बताना सेशन कैसा लगा तुम्हें। एंड एक और चीज़ कि तुम अपने बैकलॉग्स क्लियर कर रहे हो, इस मैं जो ये कुछ तीन चार दिन के लिए छुट्टी पे हूँ उसमें तुम अपने बैकलॉग्स क्लियर कर रहे हो। एक और सेशन आएगा सून, एंड आई सी यू इन द लाइव क्लासेस बच्चों, जल्दी से टेक केयर। एंड वन मोर थिंग कि आप अगर चाहते हो कि आपकी तैयारी बहुत ही मतलब इस तरीके से हो कि आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, इस तरीके से हो कि आपको कोई गाइड कर सके, मेरी गाइडेंस में आप आना चाहते हैं, आप चाहते हो कि आपके प्रॉपरली टेस्ट हों, वीकली टेस्ट हों, आप चाहते हो कि आपका टेस्ट का एनालिसिस हो जाए, आप चाहते हो कि आपके डाउट सॉल्व हो, आपको क्वेश्चंस मिले डीपीपी के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, देन प्लस इज डेफिनेटली द वे टू गो। यू कैन ऑल्सो कम एंड ज्वाइन मी ऑन आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, आपके घर तक नोट्स मिलते हैं बच्चों, आपको स्टडी प्लानर भी मिलता है उसमें। यस, कोड लगाना है गार्गी, ठीक है, और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो चल रहा होगा उस टाइम पे 10% या जो भी होगा वो आपको मिलेगा, और आपको मेरा गाइडेंस भी मिलेगा। सो डू लेट मी नो कि सेशन कैसा रहा, एंड बच्चों आई विल सी यू इन द क्लासेस वेरी वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।